नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को देखे थे, जो कि इतिहास का बहुत सारा क्वेश्चन था जिसको कवर किए थे। आज हम लोग उसी में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद है कि हम आज इतिहास को समाप्त कर लेंगे। कल मेरा भूगोल जो ज्योग्राफी है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग संस्कृत या हिंदी पे चलेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे करके हम लोग सारे कवर कर लेंगे। और सारे का ऑब्जेक्टिव भी हम जैसे कि करवा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आपको साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसे कि इसमें हमने ये क्वेश्चन देख चुके थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के बारे में भी जान चुके थे। यहाँ पर यदि हम बात करें तो पूंजीवादी सर्वाहारी वर्ग, उसके बाद लेनिन की थ्योरी भी देख चुके थे। अगर नहीं देखे तो वो लेक्चर ज़रूर देख ले। और आप लोग यदि चाहते हैं अच्छी तैयारी और चाहते हैं कि इसमें हमको अच्छे नंबर से पास हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आपको जो भी क्लास छूट गया है वो भी मिल जाएंगे। ये सारा क्वेश्चन भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और सारी क्लासेस जो रेगुलर चल रही है वो सारे आपको मिलते रहेंगे। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें, कांटेक्ट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग नया जो तीसरा अध्याय है उससे जानेंगे। इससे कम क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है उससे इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन का अर्थ लिखें। हिंद चीन का क्या अर्थ होता है? तो कुछ समय तक वियतनाम लाओस पर चीन का अधिकार था। मतलब कि इसमें हिंद चीन में हिंद और चीन आता है। जैसे कि हिंद मतलब हिंदुस्तान और चीन, लेकिन ये दोनों देश नहीं है। हिंद चीन का मतलब ये होता था वियतनाम लाओस कंबोडिया, जिसमें कि वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था। कंबोडिया एक द्वीप है, मतलब कि जैसे कि पानी में एक द्वीप जैसे होते हैं ना, जैसे अपने सबका भी लक्षद्वीप है और भी बहुत सारे द्वीप है, तो उसी तरीके से कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये सारे, अभी भी वियतनाम का नाम वियतनाम ही है, कंबोडिया द्वीप भी है ही। तो वियतनाम और लाओस जो दो द्वीप थे उस पर चीन का अधिकार था। कंबोडिया द्वीप पर भारत का अधिकार था। तो इसी तरीके से इन तीनों के जो सम्मिलित रूप थे उसी को हिंद चीन नाम दिया गया था, क्योंकि दो पे चीन का अधिकार था और एक पर भारत का अधिकार था। तो उसको नाम क्या दिया गया था? संयुक्त रूप से सम्मिलित नाम दिया गया था हिंद चीन। इसमें कभी भी आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। और इसके यदि हम सीमा की बात करें तो इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है तथा दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार वाले क्षेत्र को में पड़ते हैं ये। उसी से रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन है, हो ची मिन मार्ग क्या होता है? तो हो ची मिन मार्ग एक तरह से मार्ग है, जो कि भूल भुलैया जैसे मार्ग होते हैं। आप लोग फिल्म में भूल भुलैया देखे होंगे कि इधर से जाते हैं उधर फिर वहीं पे आ जाते हैं, तो वही मतलब कि भूल भुलैया जैसे मार्ग है। मतलब ऐसे ऐसे गए फिर कहाँ से यहीं पे मिल जाता है, तो उसमें जो अनजान रहता है उसको उसमें निकलने में कठिनाई होती है। तथा मुख्य मार्ग हुनई से लेकर लाओस कंबोडिया सीमा से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी जो पुनः उसी मार्ग में मिल जाती थी। इस कारण से लोगों को कन्फ्यूजन होते थे। जैसे कि आप भी कभी कहीं ट्रैवल करते हैं तो देखते होंगे कि आप भूल जाते हैं कि ये मेन रोड में जाएगा या नहीं जाएगा। उसी तरीके से ये भूल भुलैया एक तरह से मार्ग था, जो कि किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो इसका उद्देश्य था कि इस मार्ग से वियतनाम, अरे यार थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो इसलिए आप लोगों का थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया। तो ये आप मार्ग के बारे में समझ गए। उसके बाद है मैली गांव की घटना। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मैली गांव की घटना क्या था? तो मैली गांव दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जिसमें कि अमेरिकी जो सैनिक थे उसने यहाँ ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्य किए जिससे कि विश्व को शर्मसार आने लगी। मतलब पूरे विश्व के जो लोग थे इस अमेरिकी सैनिक की यानी कि उसका अथी करने लगे कि ये मतलब कि ऐसी बर्बरतापूर्ण बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसी मतलब कि नहीं करनी चाहिए अमेरिकी सैनिक को, जो कि मैली गांव के निवासियों के वियतनामी समर्थक मानकर पूरे गांव को घेर लिया और बाद में उसे एक एक करके सभी पुरुषों को खोज कर मार डाला। पहले मैली गांव में जितने भी वियतनामी मतलब कि मानते थे कि यहाँ पर वियतनाम का समर्थक है उसको घेर लेते थे और एक एक पुरुष को मार दिया खोज कर। बच्चियों तथा स्त्रियों के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। अंत में गांव में आग लगा दी, जिससे कि
सभी मतलब कि लोग जलकर भस्म हो जाए और कुछ भी सबूत न बचे। लेकिन भाग्य से एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया था। उसी ने इस घृणित कार्य को पूरे विश्व के समक्ष कहानी बताई थी, जिससे कि पूरे विश्व में अमेरिकी सैनिक की क्या बर्बरतापूर्ण किया था वो सारे उजागर हुए थे। मालेगांव की इस घटना को सुनकर पूरा विश्व स्तब्ध हो रह गया और विश्व के कोने कोने से अमेरिकी सेना की जो भर्त्सना है वो होने लगी। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? निक्सन थे। उसकी काफ़ी बदनामी हुई थी और इसके लिए वहाँ पर शांति के 5 अध्यादेश या मतलब 5 सूत्री योजना वहाँ पर लागू किया गया, क्योंकि वहाँ पर चाहते थे अमेरिका की मेरा अधिकार रहे वियतनाम पर, और चीन चाहते थे मेरा अधिकार, और अभी भी वो चल रहा है। तो मतलब कि वहाँ पे क्या हुए थे कि 5 नियम लागू किया गया निक्सन के द्वारा कि हिंद चीन के सभी सेना युद्ध बंद कर दे तथा जहाँ पर है वहीं पर बनी रहे। दूसरा इसका था कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। और तीसरा है युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास वहाँ पर नहीं करेगा, अपना सैन्य शक्ति वहाँ पर नहीं बढ़ाएगा। चौथा था कि युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगे। और पाँचवा इसका नियम था कि युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना है। तो आप समझ गए हिंद चीन का क्या मतलब था। हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों का यदि हम बात करें तो PDF में हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इसमें हम लोगों का आप लोगों का चौथा इसमें चैप्टर इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, तो हम लोगों का बढ़िया से इसका मतलब कि चौथा जो चैप्टर छूट रहे हैं उसको भी कवर करके तब उसके बाद हम आप लोगों के प्रोवाइड करेंगे। जो भी कोर्स लिया है उसको उसके बाद देंगे, तब तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज चौथा चैप्टर नहीं होगा, कल हम लोग अलग से उसको देख लेंगे, आधा मतलब कि 10-15 मिनट में आ जाएगा। अगला है कि बुजुर्ग वर्ग की उत्पत्ति कैसी हुई। औद्योगिकरण की सफलता होने के फलस्वरूप समाज 3 वर्गों में बट गया। औद्योगिकरण जो आया उसके बाद समाज कितने वर्गों में बट गया? तो 3 वर्गों में बट गया। एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा बुजुर्ग वर्ग, तीसरा मजदूर वर्ग। 3 वर्गों में समाज बट गया। तो इसमें पूंजीपति वर्ग आप जानते हैं, बुजुर्ग वर्ग मतलब जो ज़्यादा एजेड होते हैं उसको बुजुर्ग वर्ग बोलते हैं, मजदूर वर्ग आप जानते ही हैं। इन सारे पर हमने चर्चा भी कर चुके हैं अभी। तो मध्यम वर्ग ही क्या कह रहे हैं, बुजुर्गा वर्ग था। उन्हीं लोगों के हाथों में क्या थी? व्यापार की पूंजी रहती थी। जो मध्यम वर्ग आते हैं वो किस में आते हैं? बुर्जुआ वर्ग में आते हैं। और मजदूर वर्ग लेबर जो जानते हैं लेबर वर्कर जो होते हैं वो मजदूर वर्ग में आते हैं। उसके बाद है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? इससे पहले औद्योगिकरण शब्द आया, उससे मतलब कि क्या समझते हैं? इससे औद्योगिकरण होते क्या है ये जानते हैं। तो अपनी भाषा में यदि हम बात करें तो औद्योगिकरण उस क्रांति को कहते हैं जिसमें कि वस्तु का उत्पादन किया जाता है, या तो मशीन के द्वारा या मानव द्वारा जो वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है, बड़े पैमाने पर किए जाते हैं और उसको बाज़ार में ले जाकर बेचे जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? और बाज़ार के लिए जो मतलब कि बाज़ार कहाँ चाहिए, मतलब जहाँ पर जनसंख्या होंगे, तो जहाँ पर मतलब डिमांड होंगे, तो वहाँ पर औद्योगिकरण फैलता है। इसी तरीके से हमारे देश में भी औद्योगिकरण होते होते ही हमारे देश अंग्रेज़ों के गुलाम में हुए थे। चलिए जानते हैं क्या है औद्योगिकरण। उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होता है। छोटे औद्योगिकरण में मतलब कि जो छोटा बिजनेस जो औद्योगिक होता है जिसे कुटीर उद्योग कहते हैं, उसमें हाथों के द्वारा या मानव के द्वारा वस्तु निर्मित किए जाते हैं। लेकिन बड़े जो औद्योगिकरण होते हैं उसमें मशीनों द्वारा उत्पादन किए जाते हैं वस्तु से, क्योंकि मशीन से बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और बड़े पैमाने पर वस्तु का उत्पादन होने के कारण बिक्री के लिए बड़े बाज़ार की आवश्यकता होती है। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होंगे वहाँ पर बिक्री होंगे, और बाज़ार तक वस्तु पहुँचाने के लिए सड़क की आवश्यकता होंगी, रेल की आवश्यकता होंगी। तो इन सारे चीज़ों के क्या कहा जाता है? औद्योगिकरण से मानव से में क्या होते हैं कि रोज़गार का भी मतलब कि समस्या जो रहती थी वो समाप्त हो जाते हैं। रोज़गार का मतलब समस्या वहाँ पर उत्पन्न होती है, बेरोज़गारी दूर हो जाती है। तो औद्योगिकरण मतलब कि सब चाह रहे हैं, सब जैसे कि अपने जैसे बिहार राज्य है तो यहाँ पर भी सारे लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी औद्योगिकरण लगे, उद्योग लगे, ताकि दूसरे राज्य मुंबई, दिल्ली और जो
अदर स्टेट में जाते हैं वर्कर काम करने के लिए, वो नहीं जाना पड़े। इसे मतलब कि क्या होता है, रोज़गार की ज़्यादा संभावनाएं होती है, रोज़गार बढ़ती है। अगला है कि निरोधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निरोधीकरण से आप क्या तात्पर्य है कि इसका उद्देश्य होता है उद्योगों का अभाव होना। मतलब ब्रिटेन में औद्योगिकरण के फलता भारत में उद्योगों का क्या हुआ, चौपट हो गया। मतलब ब्रिटेन का जो औद्योगिकरण भारत में हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आए, यहाँ पे बड़े बड़े मशीन लगने लगे, जो भी हमारे देश का छोटे छोटे व्यापार थे वो क्या होने लगे, चौपट होने लगे। जैसे कि हम लोग खादी वस्त्र पहनते तो वो भी बंद होने लगे, जो भी छोटा उद्योग होते तो वो बंद होने लगे। इससे क्या होने लगे कि सभी को मतलब रोज़गार खत्म होने लगे, और जितने भी छोटे उद्योग थे सब क्या होने लगे, बंद होने लगे थे। तो इसमें मतलब कि क्या हुआ था, इसी को निरोधीकरण कहते हैं। मतलब छोटे उद्योगों का जो अभाव हो जाता है उसको। अगला है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी मतलब कि जैसे कि जितना समय एक बांध दिया गया, इतना देर मजदूर काम करेंगे और उसके जो वेतन है वो इस अनुसार दिए जाएंगे। तो न्यूनतम मजदूरी कानून की जो नियुक्ति है 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों के क्षमता के अनुसार मजदूरी निश्चित हो जाए, ताकि मालिक उनका शोषण नहीं कर सके। ये नहीं कि कम पैसा दे रहा है, 12-12 घंटा काम करवा रहे हैं। इसके साथ ही उनके कामों के घंटे भी निश्चित कर दिए जाए कि इन मजदूरों को इतने देर काम करना चाहिए, इतना देर काम करना पड़ेगा तो आपको इतना वेतन देने होंगे। जैसे कि अभी आप लोग सुनते होंगे 8 घंटा जनरली है, और उससे ज़्यादा होते हैं तो ओवर ड्यूटी में आते हैं। पहले ऐसे नहीं होते थे, जितना मालिक को ज़रूरत होते तो उतने काम करवाते थे। न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित की गई कि मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उपनिवेशवाद होती है, कह रहा है कि उससे आप क्या समझते हैं, और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को कैसे जन्म दिया, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। औद्योगिकरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब उपनिवेश के बारे में जानते हैं। मतलब कहीं पे जो कोई निवेश करता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है या पैसा लगाते हैं, तो उसको मतलब क्या, उपनिवेश का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, उपनिवेशवाद उस पद्धति को कहते हैं जिसके तहत सैन्य शक्ति से संपन्न कोई भी देश किसी अन्य देश में अपना कब्जा जमा कर वहाँ पर शासन करने लगता है। और उदाहरण के लिए ब्रिटेन द्वारा भारत पर अधिकार जमा लेना, फ्रांस द्वारा हिंद चीन पर अधिकार जमा लेना, ये सब क्या आ गया, उपनिवेश हो गया। तो हम लोग किसके उपनिवेश थे, तो अंग्रेजों के उपनिवेशवाद में थे। वही औद्योगिकरण क्या थे, उसमें सहयोग करते हैं। औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होती है। जैसे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसमें दोनों को जोड़ दिया है, उपनिवेशवाद को भी जोड़ दिया है, औद्योगिकरण को भी जोड़ दिया। औद्योगिकरण हम लोग अभी यही देखे थे। तो क्या होता है कि जिसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर क्या होता है, मशीन द्वारा होते हैं। और औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर भी होते हैं। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण काफ़ी बिक्री के लिए बड़ी बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है, और बाज़ार तक ले जाने की सड़क और जो रेलगाड़ी है उनकी आवश्यकता पड़ती है। ये हम लोग देख चुके थे। अगला है कुटीर उद्योग जान लेते हैं। ये आप लोगों का भी अच्छे क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो और आप लोगों का महत्वपूर्ण एक टॉपिक छूट रहा है, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद। उसको हम लोग कल सेपरेट उसका वीडियो डालेंगे, जिससे कि आपको मतलब कि अगर 10 सवाल आते हैं इतिहास से, तो आपको 5 से 6 सवाल आपको उसी से मिलेंगे। चौथा जो चैप्टर है जो कि भारत में राष्ट्रवाद, उसी से मिलेंगे, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे। कह रहा है कि कुटीर उद्योग के महत्व एवं उनकी उपयोगिता के बारे में। कुटीर उद्योग जो छोटा उद्योग होता है, जैसे अभी भी चल रहा है, दीपक बनाना, और छोटे छोटे कुम्हार बर्तन बनाते हैं, और भी बहुत सारा कुछ होते हैं जो छोटे उद्योग आपके नज़र में होंगे। जैसे कि और भी बहुत कुछ देख सकते हैं आप, जो कि कुटीर उद्योग में आते होंगे। हम बताएंगे और चीज़ों के बारे में, जैसे साबुन फैक्ट्री होंगे, अगरबत्ती का फैक्ट्री हो गया, ये सब कुटीर उद्योग में ही आते हैं। कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जो स्थानीय लोग स्थानीय तौर पर लगाते हैं। यह उद्योग गांव-गांव में फैले रहते हैं। इस उद्योग में सामान स्थानीय लोग बनाते हैं और स्थानीय लोग ही खरीदते हैं। कुटीर उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जो स्थानीय तौर पर ही प्राप्त हो जाते हैं। और कुटीर उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इसके लिए अधिक पूंजी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और वस्तु बनाने के और बेचने के लिए लोगों तक मतलब बड़े बाज़ार की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लोग तक मतलब उसके मतलब लोकेलिटी में ही बिक जाते हैं। कुटीर उद्योग मतलब उत्पादन में घर के बूढ़े जवान स्त्रियां पुरुष बैठे ही काम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कुछ हमारे ज़रूरत की चीज़ बनाना हो गया, जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे जो डलिया मोनी सब होता है वो सब बनाया जाता है, ये सब कुटीर उद्योग में ही आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया। कुटीर उद्योग की और भी एक्सप्लेन मतलब करते और भी ज़्यादा मतलब स्लोली पढ़ाते, लेकिन समय कम है, इस बात को भी ध्यान में रखें। कुटीर उद्योग वाले लगभग इन्हीं वस्तुओं को तैयार करते हैं। ये अगर सामाजिक विज्ञान समाप्त हो गया ना, ये थोड़ा इसमें 4-5 टॉपिक आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग का कम चैप्टर बचेंगे, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा और धीरे धीरे चलेंगे। इसकी आवश्यकता स्थानीय लोगों को रहती है, इसमें जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, खुरपी, कुदाल, डगरी आदि स्थानीय रूप से तैयार किए जाते हैं। विवाह से लेकर अनेक धार्मिक कार्य के लिए मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। कलश हो या दीपक हो, इसके लिए घी या तेल की भी सभी स्थानीय रूप पर भी उपलब्ध होते हैं। तो ये सब कुटीर उद्योग में आ जाते हैं। छठा चैप्टर है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन क्या है। तो ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में आप नगरीय जीवन में अंतर बता सकते हैं। ये सब हमको नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है, ये सब खुद से आप पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत होंगे हम वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये सब बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आप ये लिख सकते हैं, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो अगला है कि व्यापार एवं भूमंडलीयकरण, इसमें आपको बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। जैसे आर्थिक मंडी सब क्वेश्चन आते हैं। भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं? जब पूरा देश एक बाजार के रूप में काम करने लगता है तो उसे भूमंडलीयकरण कहते हैं। दुनिया के सभी देश उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से आपस में क्या होते हैं, पूर्णतः मुड़ जाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, भूमंडलीयकरण। मतलब सब एक मिलजुल कर मतलब कि जैसे कि कनेक्ट होकर बनाते हैं या बेचते हैं, तो उसको भूमंडलीयकरण कहते हैं। जैसे कि अमेरिका की चीज़ें भारत में मिल रही है, भारत की चीज़ अमेरिका में मिल रही है, चाइना की चीज़ भारत में मिल रही है और भारत की चीज़ चाइना में भी मिल रही है, तो ये सब क्या होंगे, भूमंडलीयकरण का ही उदाहरण है। अगला है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संकट तब उत्पन्न होता है जब तक मतलब कि आर्थिक संकट उत्पन्न होता है जब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जब अर्थतंत्र में आने वाले वैसी स्थिति जब तीनों आधार कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास ठप हो जाता है। मतलब कृषि भी ठप हो जाता है, उद्योग भी ठप हो जाता है, व्यापार भी ठप हो जाता है। उस समय में संकट की मतलब आर्थिक संकट आ जाता है। आर्थिक मतलब रुपया पैसा का संकट आ जाता है। इसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि अब रोजगार बिक ही नहीं रहा है, तो लेबर या वर्कर को काहे रखेगा। तो इससे रोजगार हटा दिया जाता है, तो रोजगार की भी कमी होती है। बैंकों का भी दिवालिया निकल जाती है, बैंक भी लोन नहीं देते हैं। वस्तु और मुद्रा दोनों का दर मतलब कि मूल्य भी कम हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्थिक मंदी कहा जाता है। और हमारे देश और पूरे विश्व एक बार आर्थिक मंदी के चपेट में आए थे, वो भी हम लोग देखेंगे। आर्थिक मंदी पूरे विश्व पर कब आए थे, 1991 में बात कही गई थी। और भी जो आर्थिक मंदी थे उसके बारे में 1929 वाले जो आर्थिक मंदी थे उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे हम लोग। तो भूमंडलीयकरण के बारे में आप ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें क्या कुछ है आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला है कि 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट के कारण और उन पर परिणामों का पर टिप्पणी लिखे। आर्थिक संकट समझ गए। 1929 में आर्थिक संकट क्या आया था, इसका क्या परिणाम पड़ा था, ये हम आपको बताएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट का मुख्य कारण था कृषि उद्योग में आदि उत्पादकता। उसमें उत्पादकता ही मतलब मुख्य कारण था। उत्पादक इतना बढ़ गया था कि खरीदने वाले के ही कमी हो गया। लाखों के लाखों लोग नौकरी से निकाल दिए गए, कल कारखाने बंद हो गए। अमेरिका में अनेक बैंक का दिवालिया हो गया। भारत में थोड़ा कम असर पड़ा था, लेकिन और जो यूरोपीय कंट्री थे उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उस समय में हमारे देश में औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा थे नहीं। विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन और खाद्यान्नों की मूल्य की विकृति 1929 के आर्थिक मंदी के संकट का कारण हो गया था। उसके कारण सबकी मूल्य गिर गए थे। आर्थिक संकट
जो आर्थिक संकट का उसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा था। क्योंकि कहीं पे मंदी आता है, कुछ भी आता है, तो उससे पूरे विश्व को, कहीं पर युद्ध भी होता है तो पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाती है, ये आपको पता है। जैसे कि रसिया के युद्ध चल रहा था, तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध चल रहा था, तो रसिया से जो हमारे देश में तेल आ रहे थे वो मतलब नहीं आना बंद हो गया था, हमारे देश की चीज़ें बढ़ने लगी। तो सब देश पर इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो लड़ेगा उसी में इम्पैक्ट पड़ता है, या जहाँ पर मंडी आएगा वहीं पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सब जगह पर असर पड़ता है। कह रहा है आर्थिक संकट के परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ा। इसका सबसे अधिक कुप्रभाव होने वाला देश अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका ने ही बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लिया था। मंदी के कारण अमेरिका की बैंकों का कर्ज देना बंद कर दिया था और किसान के उपज भी नहीं बिकते थे, जिससे कि अकाल हो गए थे और बैंकों से ऋण नहीं मिलने से व्यापार भी चौपट होने लगा था। उधार कर्ज वसूली के कारण बैंकों का क्या हो गया था, कंगाल हो गया था। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन मतलब हम आपको पूरी डिटेल्स में बता दिए कैसे क्या हुआ था आर्थिक मंदी में। और एक चैप्टर हमारा छूट रहा है, कल हम लोग उसको अलग से 10 मिनट दे के जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद है उसको देख लेंगे, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास का, तो उसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हम लोग मतलब कि समाप्त कर रहे हैं इतिहास को, मात्र 2 दिन में पढ़ा रहे हैं। तो पिछले टाइम जो हम लोग क्लास करे थे उसमें हम लोग इतिहास में लगभग 15 से 20 दिन में कवर किए थे। मतलब थोड़ा छोटा क्लास भी लेते थे और थोड़ा धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके चलते थे, और ऑब्जेक्टिव भी पूरी डिटेल्स में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव भी हम आपको बताएंगे, चिंता नहीं करिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और सिर्फ आप लोग मतलब पढ़ने के लिए तैयार रहिए, हम आपको सिलेबस पूरी ख़त्म करके देंगे। थैंक यू।